हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत आज के इस वीडियो से हम लोग करने वाले हैं। आज इस अध्याय का हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग इस अध्याय का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन तो देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन को भी हम लोग वेरियस डायमेंशन में, वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि परिचय को हम लोग कुछ इस प्रकार से देखेंगे, यानी कि परिचय को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस अध्याय का ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू कहने का मतलब यह है कि हम लोग सबसे पहले आप सभी को यह बताएंगे कि यह अध्याय किस लिए है, यानी यह अध्याय में ओवरऑल आपको इस पूरे अध्याय में किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग बताएंगे। यानी कि यदि आप ओवरव्यू के बारे में जानकारी ले लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस अध्याय में, यानी ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अध्याय है, उसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओवरव्यू की चर्चा करने के बाद हम लोग इस डायमेंशन पे चर्चा करेंगे कि वाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग यह समझ लेंगे कि हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है, तब हम लोग उन सभी कॉन्सेप्ट के महत्व को समझेंगे। यानी कि क्या यह अध्याय सिर्फ हमारी बुक में है, सिर्फ हमारे सिलेबस में है, क्या सिर्फ इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, या फिर इस अध्याय का हमारे रियल लाइफ में भी कुछ इसका एप्लीकेशन है, इसका कुछ यूज है, या फिर ऐसे ही है। इसकी चर्चा हम लोग इस वाले डायमेंशन में, यानी कि वाई, क्यों यह अध्याय ज़रूरी है हमें पढ़ना, इसमें हम लोग करेंगे। अब जैसे ही हम लोग ओवरव्यू और वाई का आंसर ले लेंगे, वैसे हम लोग हाउ के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोग को इस अध्याय में क्या पढ़ना है, फिर इस अध्याय में जो भी पढ़ना है उसका महत्व क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन सभी टॉपिक्स को, जो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उस सभी टॉपिक को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि इस पूरे अध्याय को पढ़ने का हमारा क्या प्रोसीड्यूर होगा, क्या हमारा स्टेप्स होगा, कौन से टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उन सभी की चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। और इन तीनों को समझने के लिए, यानी कि ओवरव्यू, वाई और हाउ, इन तीनों टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल, रियल लाइफ के उदाहरण पे लेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आप सभी को यह पूरा अध्याय का कॉन्सेप्ट 70 से 80% कॉन्सेप्ट आपको आपके इमेजिनेशन पावर से सिखला दूंगा। जी हाँ, बस आपको करना यह है कि मैं इस पूरे अध्याय में आपको हर जगह मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन दूंगा। उस सिचुएशन को आपको अपने मन में इमेजिन करना है और उस प्रकार का सीन क्रिएट करना है। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, अब वैसा वैसा सीन क्रिएट करते जाइएगा। और मेरा यह विश्वास है कि यदि आप वैसा वैसा सीन क्रिएट कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, यदि वैसा वैसा करते जाते हो, तो आपका जो 70 से 80% कॉन्सेप्ट है इस अध्याय का, वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यह अध्याय बहुत ही छोटा है। अभी आपको लग रहा होगा कि यह बहुत बड़ा है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि आप इमेजिनेशन का यूज करके इस अध्याय को पढ़ोगे, समझोगे, तो यह बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप सभी को कि इस पूरे अध्याय में हम लोग हर एक जगह एक नए नए सिचुएशन से डील करेंगे और उस सिचुएशन को अपने मन में बनाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो क्यों ना इस इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के ही इस वीडियो से शुरुआत कर दें। तो चलिए, मैं आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो आपको सीन क्रिएट करना है अपने मन में, जो आपको इमेजिन करना है, उस प्रकार के सिचुएशन को मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम बना देख सकते हैं। अब यह डायग्राम देखने के साथ आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि यह डायग्राम क्या है, इस डायग्राम के जरिए हमें क्या समझना है और इत्यादि। तो आप चिंता नहीं कीजिए, इस पूरे वीडियो में हम लोग इस डायग्राम के बारे में भी और इस अध्याय के बारे में भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको बता दूं
कि इस पूरे अध्याय में मैं जहाँ कहीं भी आपको कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसे हल करोगे वीडियो पॉज़ करके। साथ ही साथ यदि मैं आपको कुछ वैसा इमेजिन करने के लिए देता हूँ, कुछ सोचने के लिए कहता हूँ, तो वैसा-वैसा अपने मन में सोचिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप यदि वैसा-वैसा करोगे ना, तो आपको यह अध्याय बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसा करोगे। तो चलिए हम लोग इस अध्याय के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग थोड़ा देर में करेंगे। उससे पहले इस डायग्राम पे डिस्कशन करने से पहले हम लोग आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, और वह प्रश्न यह है कि आप सभी तो कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे। फॉर एग्जांपल अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और इत्यादि। आप सभी कभी न कभी आप सभी ने कभी न कभी ऐसा प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा। तो मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, कोई ए एक इंसान है। इसने क्या किया, इसने अपने फ़ोन पे अमेज़न ऐप डाउनलोड किया, और अमेज़न ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने अमेज़न ऐप खोला और उसमें से एक बिस्किट को सेलेक्ट किया और इस बिस्किट को ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आप सभी ने समझ गए कि एक कोई व्यक्ति है, उसने अमेज़न ऐप खोला और उस अमेज़न ऐप्स के ज़रिए एक बिस्किट को ऑर्डर किया। तो आप मुझे बताइए कि क्या यह बिस्किट इस ए व्यक्ति तक पहुँच पाएगा? आप सभी का जवाब होगा हाँ, बिल्कुल पहुँच पाएगा। लेकिन ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हाँ पहुँचेगा, बहुत बहुत सही आपने आंसर दिया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि इस ए व्यक्ति ने तो सिर्फ़ अमेज़न पे अपना ऑर्डर प्लेस किया था। उसने सिर्फ़ अमेज़न खोला और एक बिस्किट ऑर्डर कर दिया। फिर ये अमेज़न वालों को कैसे पता चला कि ये जो बिस्किट ऑर्डर हुआ है, ये किस व्यक्ति ने किया है और उस व्यक्ति का घर कहाँ है? कैसे अमेज़न वालों ने ये बिस्किट को सेम टू सेम उसी आदमी के पास भेजा, सेम टू सेम उसी व्यक्ति के पास भेजा जिसने इसे ऑर्डर किया था? थोड़ा सोचिए, क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हम लोग कोई सामान ऑर्डर करते हैं, तो वो सामान जो हमने ऑर्डर किया, वो हम तक कैसे पहुँच जाता है? उस अमेज़न वालों को कैसे पता चला, उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शॉपिंग वालों को कैसे पता चला कि ये जो सामान जिसने ऑर्डर किया है, उसका घर यहाँ पर है? थोड़ा सोचिए आप और इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, आप सभी ने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया होगा, और वो आंसर यह है कि हम जब कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हम अपना एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। हम अपना घर का एक पता, एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम लोग अपना लोकेशन उस अमेज़न वालों को, उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, उस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म को प्रोवाइड करते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, उस लोकेशन को हम लोग उसके साथ शेयर करते हैं, और इस लोकेशन के ज़रिए ही जो हमने उसके साथ शेयर किया था, वो हमारे सामान को पहुँचाता है। आप सभी एग्री हो? लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या हर वक़्त ये जो लोकेशन जो हम लोग एड्रेस में प्रोवाइड करते हैं अपना, क्या ये सफिशिएंट होता है किसी भी ऑर्डर को हम तक पहुँचाने के लिए? थोड़ा सोचिए इस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने अभी-अभी एक जो एग्ज़ाम्पल दिया कि जो ए व्यक्ति है, उसने अमेज़न से एक बिस्किट को ऑर्डर किया, और मान लीजिए उसने अपने एड्रेस में अपना लोकेशन भी प्रोवाइड किया कि मैं जो हूँ, मेरा जो पता है वो XYZ रोड है। उसने ये लोकेशन प्रोवाइड कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट XYZ, बिहार, ये सब प्रोवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या इस लोकेशन के ज़रिए ये जो अमेज़न वाला है, ये इस बिस्किट को इस ए व्यक्ति तक पहुँचा पाएगा? थोड़ा सोचिए इस पे। क्या लोकेशन किसी भी सामान को पहुँचाने के लिए या किसी तक पहुँचने के लिए सफिशिएंट होता है? अब आप लोग में से किसी का जवाब होगा नहीं, तो किसी का जवाब होगा हाँ। तो चलिए हम लोग इसको अपने डेली लाइफ एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे अपना एड्रेस डाला होगा, या कहीं भी आपने वैसे प्लेटफॉर्म पे अपना एड्रेस डाले होंगे, तो आप गौर से उस एड्रेस को देखिएगा। उस एड्रेस में हमारा लोकेशन तो डिफाइन होता ही है कि हमारा घर कहाँ पे है, लेकिन इस लोकेशन के साथ साथ हम एक चीज़ और प्रोवाइड करते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है रेफरेंस वैल्यू। अब यह रेफरेंस वैल्यू क्या है? इसे आप दूसरे शब्दों में सिर्फ वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों शब्द क्या है, ये हमें कुछ समझ नहीं आया, तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा कि जब भी हम कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, तो हम अपने एड्रेस के साथ साथ जो हम लोकेशन जो अपना एड्रेस में प्रोवाइड करते हैं, उस लोकेशन के साथ साथ हम एक चीज़ और प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, रेफरेंस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी अपने एड्रेस पर गौर कीजिएगा, तो आप ये पाओगे
कि जब भी आप अपना एड्रेस लिखते होंगे तो आप कुछ अपना XYZ आपने एड्रेस लिख दिया, और जब भी आपका एड्रेस ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में आप लोग कुछ लिखते हो, नियर XYZ, नियर XYZ, नियर PXY, नियर ABC। यानी लोकेशन के खत्म होने के बाद एड्रेस में जो आपने लोकेशन डिफाइन किया है उस लोकेशन लिखने के बाद आप लास्ट में एक रेफरेंस वैल्यू देते हो कि नियर, कि मैं इसके निकट, ये जो लोकेशन है ये इसके निकट है, और उसके ज़रिए जो आपका सामान है वो आप तक आसान तरीक़ा से पहुंच जाता है। और ये जो हम लोग नियर ABC, नियर XYZ लिखते हैं लोकेशन के बाद, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में या कहिए मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में हम लोग रेफरेंस वैल्यू कर सकते हैं या कहिए वैल्यू कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत यह आइडिया लगा होगा कि चूंकि हमने ये एग्जाम्पल इस अध्याय के पहले वीडियो में ही दिया है, तो आप थोड़ा यह सोच सकते हो कि इस पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं हमें लोकेशन और रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता होगी। हमें कहीं ना कहीं इस पूरे अध्याय में रेफरेंस वैल्यू और लोकेशन के बारे में पढ़ना होगा। इसलिए हमने इस अध्याय के पहले वीडियो में ही आपको इसके बारे में इसका एक उदाहरण दिया। अब हम लोग चलते हैं इस डायग्राम पे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी अभी आपको ये लोकेशन और रेफरेंस वैल्यू को बताने के लिए जो एग्जाम्पल प्रोवाइड किया था वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और, आपने अपने एड्रेस में कभी कभी ये भी गौर किया होगा कि हम अपने एड्रेस में जो नियर के बाद जो अपना जो रेफरेंस वैल्यू देते हैं उसको एक रेफरेंस वैल्यू नहीं देते हैं। यानी हम यहाँ पे 2 या 3 रेफरेंस वैल्यू अपना ऐड कर देते हैं अपने एड्रेस में। फॉर एग्जांपल हम नियर XYZ, नियर PXY, नियर ABC, यानी हम कभी कभी एक से ज़्यादा भी रेफरेंस वैल्यू देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या सच में किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल या कहिए किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो रेफरेंस वैल्यू की जो आवश्यकता होती है वो हमेशा क्या एक ही होती है या एक से ज़्यादा भी होती है? हमने अभी आपको बताया कि कभी कभी हम अपने एड्रेस पर एक से ज़्यादा रेफरेंस वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन क्या सच में एक से ज़्यादा रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता हमें होती है? क्या यह एक ही रेफरेंस वैल्यू से हम अपने लोकेशन को अच्छी तरीक़ा से डिफाइन नहीं कर सकते? तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने शुरू वाले डायग्राम में जो हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। और यही डायग्राम हमें यह बताएगा कि क्या सच में किसी भी लोकेशन को अच्छी तरीक़े से डिफाइन करने के लिए हमें एक ही रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता होती है या एक से ज़्यादा भी रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता होती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह एक रोड है, मेन रोड है जिस पर गाड़ियाँ चलती है, और ये जो किनारे किनारे आपको ये दिख रहा है ये स्ट्रीट है जो कि इस मेन रोड से जुड़ी हुई है, यानी कि छोटी बड़ी गलियाँ होती है वो है। मान लीजिए कोई भी ए व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और उसे अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है। मान लीजिए कि इस ए व्यक्ति को यह पता है कि मेरा दोस्त का घर इसी रोड में कहीं ना कहीं है, लेकिन उसे अपने दोस्त का घर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, तो वह अपने दोस्त के घर कैसे पहुँचेगा? तो अब आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि वह अपने दोस्त को कॉल करेगा और उससे पूछ लेगा कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो हाँ, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। ये जो ये व्यक्ति है वो अपने दोस्त को कॉल लगाएगा और उससे पूछेगा कि भाई मैं यहाँ पर मान लीजिए इस रोड का नाम XYZ है। तो बोलेगा कि भाई मैं XYZ रोड पर हूँ और मुझे तुम्हारे घर आना है और तुम अपना घर का लोकेशन मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर तक पहुँच पाऊँ। यह सुनते के साथ उसके दोस्त ने अपना लोकेशन बताया कि मेरा घर का लोकेशन, तुम XYZ रोड पे आ जाओ, स्ट्रीट नंबर 7 के पास आ जाओ, वहीं पे मेरा घर है। और इतना बोलते के साथ उसने फ़ोन कट कर दिया। यहाँ पर जो आपको पी नज़र आ रहा है यही उसके दोस्त का घर है। उसने क्या अपने दोस्त ए को बोला कि मेरा घर इस रोड XYZ पर है और स्ट्रीट नंबर 7 के पास है, तुम XYZ रोड के पास स्ट्रीट नंबर 7 के पास आ जाओ, वहीं पर मेरा घर है। और इतना बोलते के साथ उसने ए का फ़ोन को कट कर दिया। इतना सुनते के साथ जो ए व्यक्ति था उसने अपना गाड़ी लिया और आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा देखा कि यहाँ स्ट्रीट 1 है, वो फिर आगे बढ़ा, देखा स्ट्रीट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे आगे बढ़ता गया और लास्ट में उससे यहाँ पे स्ट्रीट 7 नज़र आ गया और वह अपना गाड़ी यहाँ पर रोक दिया। तो आप मुझे बताइए कि चूँकि यहाँ पर उसके दोस्त ने उसे सिर्फ एक ही रेफरेंस वैल्यू दिया था, लोकेशन तो अपना बता दिया
कि मेरा लोकेशन इस XYZ रोड के पास है, और रेफरेंस वैल्यू के तौर पे क्या दिया, तो सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू दिया, वो क्या दिया, स्ट्रीट 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके दोस्त पी ने अपना एड्रेस में लोकेशन और रेफरेंस वैल्यू दोनों तो ऐड किया, लेकिन क्या इन दोनों के जरिए भी क्या उसका ये जो दोस्त है वो क्या उस तक पहुँच पाएगा। इस पी दोस्त ने क्या कहा था कि तुम XYZ रोड के पास आ जाओ और स्ट्रीट 7 के पास रुको, वहीं पे मेरा घर है। यानी कि उसने अपना लोकेशन भी बताया और अपना एक रेफरेंस वैल्यू भी बताया, लेकिन क्या इसके बाद भी इसका जो ये दोस्त है वो इसके घर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि जब वो स्ट्रीट 7 तक पहुंचेगा और स्ट्रीट 7 के अंदर जाएगा तो देखिएगा कि स्ट्रीट 7 में भी बहुत सारे घर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और इत्यादि। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह हर एक घर में जाके देखेगा कि यहाँ मेरा दोस्त रहता है कि नहीं रहता है। ऐसा तो कभी होगा नहीं। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें कभी कभी अपने लोकेशन को डिफाइन करने के लिए एक से ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट की भी या कई रेफरेंस वैल्यू की भी आवश्यकता होती है। हर वक्त सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू से हम काम नहीं चला सकते। और यही एग्जाम्पल चलिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोकेशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ती है, लेकिन हर वक्त एक ही रेफरेंस वैल्यू की ज़रूरत पड़े यह ज़रूरी नहीं है। हमें कभी कभी एक से ज़्यादा रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसके दोस्त ने यह बताया होता कि तुम XYZ रोड के पास आ जाओ और स्ट्रीट नंबर 7 में जाकर घर नंबर 4 पर आओ, और जो घर नंबर जो 4 है वही मेरा घर है। यानी कि इस बार उसके दोस्त ने अपना लोकेशन XYZ तो बताया, साथ ही साथ अब दो रेफरेंस वैल्यू दिया, पहला स्ट्रीट 7 और दूसरा घर 4। अब मुझे बताइए, इस इंफॉर्मेशन के जरिए क्या जो ये व्यक्ति है वो अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंच पाएगा। कैसे? वो सबसे पहले XYZ रोड पे ट्रैवल करेगा, और जैसे ही उसे स्ट्रीट 7 दिखेगा वह स्ट्रीट 7 के अंदर जाएगा और घर नंबर 4 को ढूंढेगा, और जैसे ही उसे घर नंबर 4 मिल जाएगा वो उस घर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वही घर नंबर 4 उसके दोस्त का है। यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जहाँ उसके दोस्त ने सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू बताया था जो कि स्ट्रीट 7 था, उस स्थिति में उसका दोस्त ए उस तक नहीं पहुंच पाया था, या कहिए उसे उसका घर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन वही दूसरा केस हमने देखा कि जब उसके दोस्त ने दो रेफरेंस वैल्यू बताया, पहला स्ट्रीट 7 और दूसरा घर नंबर 4, तो उसके दोस्त ए को बहुत ही कम परेशानी हुई या कहिए ना के बराबर परेशानी हुई उसे अपने घर तक पहुँचने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं, और लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें किस प्रकार से एक रेफरेंस वैल्यू मदद करता है। और यह भी हमने जाना कि रेफरेंस वैल्यू हर वक्त ये ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही रेफरेंस वैल्यू देना पड़े, एक ही रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड करना पड़े किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा भी रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता हो। इसी को समझने के लिए हम लोग कुछ और मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक पॉइंट हमने डाला हुआ है ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है। यदि मैं आपको बोलूँ कि आप इस पॉइंट का, इस जो ब्लैक कलर का जो पॉइंट है उसका लोकेशन बताओ कि यह पॉइंट कहाँ पे है, आपके स्क्रीन पर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वह आप मुझे बताओ। तो आप कैसे बताओगे? आप वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि आपको यहाँ बताना है कि यह जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है आपके स्क्रीन पर। वेरी गुड। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है वह राइट साइड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं, ये लेफ्ट साइड से, हमारी स्किन की लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं, मेरे स्किन से या ऊपर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि नीचे से मेरे स्किन से यह 7 सेंटीमीटर और इत्यादि दूरी पर है। लेकिन यदि मैं कोई भी एक केस ले लूँ, फॉर एग्जांपल यदि आप कह रहे हो कि यह मेरे स्क्रीन से राइट साइड के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है यह पॉइंट, तो आप मुझे बताइए क्या ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस पॉइंट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या कहा? आपने कहा कि यह जो पॉइंट है मेरी स्क्रीन से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब आप मुझे बताइए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो है, मान लेते 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी यदि हम देखेंगे तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है।
लेकिन यहाँ भी तो ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो यहाँ है। यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, यानी यहाँ भी इस लाइन में जितना भी देखेंगे यहाँ तक का सभी मेजरमेंट हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन पॉइंट तो हमारा सिर्फ यहीं पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के जरिए हम किसी भी लोकेशन को अच्छी तरीक़ा से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि यही भी मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है वो आपके स्क्रीन से, हमारे स्क्रीन से लेफ़्ट साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नीचे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन के जरिए इस पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त है। कैसे? मैंने क्या कहा कि लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एग्री? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको कहा कि लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर तो है, लेकिन नीचे से बॉटम साइड से भी यह 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यदि आप नीचे से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करोगे तो यह कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन बताएगा और यह यहाँ पे बताएगा। अब आप मुझे बताइए, हमने क्या कहा, लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर और बॉटम से 4 सेंटीमीटर, और इधर से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल रहा है और इधर से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि ये जो दोनों जहाँ पे लाइन कोइंसाइड कर रहा है, 4 सेंटीमीटर यहाँ, 3 सेंटीमीटर यहाँ, यहीं पे इस पॉइंट का लोकेशन है। यानी कि इस एग्जाम्पल से भी हम ये समझ सकते हैं कि कभी भी हमें किसी भी लोकेशन को डिफाइन करना होता है तो हमें ज़्यादातर 2 वैल्यू की आवश्यकता होती है, और जो हम लोग यहाँ पे ये अध्याय पढ़ेंगे उसमें हमें हर एक लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 रेफरेंस वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम एक लोकेशन को डिफाइन करते हैं और लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें किस प्रकार से रेफरेंस वैल्यू मदद करता है। अब इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको समझाना है, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे का चर्चा अगले वाली वीडियो में, इसी वीडियो का पार्ट 2 ले आएंगे, उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत आपने यह जाना होगा कि किस प्रकार से हमें एक लोकेशन को डिफाइन करने का ज़रूरत पड़ता है और लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें किस प्रकार से एक रेफरेंस वैल्यू मदद करता है। साथ ही साथ आप ये भी आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं हमें इस अध्याय में लोकेशन और रेफरेंस वैल्यू के बारे में पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।